हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। आज की वीडियो में हम अपना शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, जो कि होने वाला है आपका स्टैंडर्ड मैथ का पर 2025 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को कंप्लीटली, देखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे इजी तरीके से किए जा सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम अपना पहला जो क्वेश्चन पेपर है बेसिक मैथ का वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्या दिया गया है आपको? इसमें आपको एक बहुपद दिया गया है 3x² + 6x + k। उसमें अल्फा और बीटा में रिलेशन दिए गए हैं और a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो ये आपका किस चैप्टर से? पॉलिनोमियल चैप्टर से क्वेश्चन आपका है, सेकंड चैप्टर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? हमको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होती है वो होती है -b/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू है 6, तो -6/a की वैल्यू है 3। और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू होती है c/a। तो c की वैल्यू क्या है? k। और a की वैल्यू है 3। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों को प्लस किया गया है, तो हम यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे। -6/3 प्लस k/3 इज इक्वल टू, प्लस करके कितना हमको मिलना चाहिए? -2/3। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -6 प्लस k डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। -6 प्लस k इज इक्वल टू कितना आएगा? -2। जब इसको उधर लेके जाएंगे तो k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 4। तो k की वैल्यू हमें कितनी मिली? 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको लीनियर इक्वेशन से। ये दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और साथ में x और y की वैल्यू भी दी गई है। इसको पुट करना है और बताना है कि a और b में रिलेशन क्या है। तो देखते हैं, केवल हमको x और y की वैल्यू पुट करनी। तो पहले हम x और y की इसमें पुट करते हैं। x की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 प्लस a बराबर 0। 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब दूसरे में पुट करेंगे x, इसमें 2 पुट करेंगे। 2 1 जा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस b माइनस b इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा 2 और 6, 8 माइनस b इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी आई? 8। अब उसमें जो रिलेशन दिया गया है, अगर हम a को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हमारा जो आंसर आया वो कितना आया? 2a इज इक्वल टू b। 2a इज इक्वल टू b। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेकंड वाले का ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा किससे दिया गया? हमारा दिया गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। 2 पॉइंट दिए गए हैं और पूछा है कि इसका जो मध्य बिंदु होगा वो कहां पर होगा। ठीक है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? एक्स और वाई को प्लस करेंगे, हाफ करेंगे, वाई और वाई को प्लस करेंगे और हाफ करेंगे। तो पहले एक्स और एक्स को जोड़ते हैं। -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 कोमा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया मिड पॉइंट। क्या है इसके मिड पॉइंट? 0,11/2। अब कभी भी अगर किसी भी कोऑर्डिनेट में एक पॉइंट हमारा 0 आ जाता है तो वो किसी कोऑर्डिनेट में ना होकर वो होता है एक्सिस पे। ठीक है, यानी कि एक्सिस या तो इस पे होगा या इस पे, यहाँ पे या यहाँ पे। तो ये किस एक्सिस पे है? x बराबर 0 हमेशा y एक्सिस पे होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? y एक्सिस, यानी कि y अक्ष पे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? हमारा करेक्ट है इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से दिया गया है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। ये 7 प्लस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 9। तो हमें थीटा की वैल्यू बतानी। तो क्या करेंगे इसमें? 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 7 को उधर ले जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा। 9 माइनस 7 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2। साइन थीटा हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू किस एंगल पे 1/2 होती है? तो हम देखेंगे ये होता है साइन 30 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 30 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किससे है? ये भी ट्रिग्नोमेट्री के ही चैप्टर से है। हमारा ये आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं कैसे होगा। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा। किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा का। तो सेक इसको लिखेंगे सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा। तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब हमको एक आइडेंटिटी पता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा
माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब ये जस्ट इसका उल्टा है, अगर मैं इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दूं तो यही आ जाए, यानी कि हमारा जो इसका आंसर आने वाला है वो आने वाला है माइनस का 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है आपको? एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स यानी कि 98 और 28 एम, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 98 और 28 एन। तो एन माइनस 7 एम की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 98 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 7 इंटू 7 इंटू 2। वहीं 28 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक, एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो जो दोनों में कॉमन है वही हमारा एचसीएफ होगा। 7 और 2 दोनों में आ रहा है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 7 इंटू 2 यानी कि 14। ये किसकी वैल्यू आई है? हमारी एम की वैल्यू। वहीं हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम में 14 तो आएगा ही आएगा मल्टीप्लाई, वो नंबर्स भी आएंगे जो बच गए, यानी कि 7 इंटू 2 यानी कि 14, यानी कि एलसीएम कितना है हमारा? 196। ये किसकी वैल्यू आई? एन की। अब बस इसमें हमको ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है। क्या आंसर आएगा हमारा? एन यानी कि 196 माइनस 7 इंटू एम 14, यह आ जाएगा 196 माइनस 98। तो हमारा आंसर आएगा 98। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सर्कल चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि अगर हम किसी सर्कल के डायमीटर्स यानी कि व्यास के दोनों सिरों पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उसमें क्या रिलेशन होगा? तो ये आपकी थ्योरम है। कभी भी किसी सर्कल के डायमीटर के ऊपर दोनों कोनों पर हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 8 किस चैप्टर से दिया गया है? यह है ट्राइंगल चैप्टर से। हमको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, ट्राइंगल्स ए और ट्राइंगल बी। उसमें कहा गया है एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के, यानी कि बी वाला किसके बराबर है? एंगल ई के, और एंगल सी किसके बराबर है? एंगल एफ के। और एक रिलेशन दिया है ए बी बराबर 3 इंटू डी, और उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? अब ऑप्शन में हमको बताना ये क्या क्या है, यानी कि कॉन्ग्रेंट है बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, यानी कि कॉन्ग्रेंट भी है सिमिलर भी है, ना तो कॉन्ग्रेंट है ना ही सिमिलर है, या सिमिलर है कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो जितने भी ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं, लेकिन सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पहली बात, इसमें कभी भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हमें रेशो नहीं दिया गया होता। रेशो दिया गया है इसका मतलब वो ट्राइंगल सिमिलर है। तो ये जो बात की गई है साइड की, ये साइड कैसी है? रेशो है, ये साइड बराबर नहीं है, इनके रेशो बराबर है। अगर हम बात करें इसको सोल्व करने की, ए बी अपॉन डी ई, इसका जो रेशो आ जाएगा 3:1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जब भी साइड्स के रेशो की बात करी जाए तो वो किसमें आती है? हमारी सिमिलैरिटी में। कॉन्ग्रेंसी में कभी भी रेशो की बात नहीं होती। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट चैप्टर से है। इसमें हमको बताना है एन की वैल्यू क्या है जब -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 इज इक्वल टू 0। अब 1 की पावर हम कुछ भी कर लें तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, अब रही बात साइन की, तो ये तभी 0 आएगा जब इसमें से एक प्लस का और एक माइनस का हो। ठीक है, तो माइनस वाले किसी भी नंबर की पावर अगर हम इवन रखते हैं तो वो प्लस में आता है, यानी कि ये वाली वैल्यू प्लस में ही आएगी। ये वाली वैल्यू तो फिक्स हो गई कि ये प्लस में आएगी। अब अगर इसको 0 होना है तो इसको माइनस में आना पड़ेगा। माइनस के लिए n की वैल्यू क्या हो सकती है? n की कोई भी ओड वैल्यू ले लूं, यानी कि कोई भी विषम संख्या ले लूं तो वो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है? ऑप्शन सी, जिसमें बोल रहा है एनी ओड नंबर या कोई भी विषम संख्या, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिसमें हमको पेन या पेपर के यूज करने की भी जरूरत नहीं है, इतने इजी तरीके से वो सोल्व हो जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 इसी तरीका का देखा है, और क्वेश्चन नंबर 10 में भी सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, हमको ये डायग्राम दिया गया है और नंबर ऑफ जीरो हमसे पूछा गया है। तो नंबर ऑफ जीरो कभी भी हमने देखा होगा, पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड आउट होते हैं। कोई भी फिगर एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है उससे हमारा डिसाइड होता है कि उसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है? 2 बार, और दोनों के दोनों फिगर ने एक ही पॉइंट पे कट किया है, इसने यहाँ पे और इसने यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमारा किससे एपी से है, समांतर श्रेणी वाले चैप्टर से है। क्या हमको दिया गया है, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या दिया गया है, 2m² प्लस 3m। हमको सम दिया गया है किसी समांतर श्रेणी के m पदों का, ठीक है। तो हमको बताना है उसकी सेकंड टर्म। अब ये एमसीक्यू में आया है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने का तरीका ये होगा कि कभी भी हमको डी की वैल्यू निकालनी है और आपको ऐसे टर्म में दी हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में दी हो, तो जो भी स्क्वायर वाली टर्म है उसकी मल्टीप्लाई कर देना इस नंबर से। तो 2 × 2 इजिकल टू कितना आ गया 4, यानी कि डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है 4। और ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ नंबर है एम की जगह 1 पुट कर देना, यहाँ 1 पुट कर दिया 2, यहाँ 1 पुट कर दिया 3, तो 2 + 3 इजिकल टू कितना आ गया 5, ठीक है। तो ये हमारी ए और डी दोनों की वैल्यू आ गई। अब हमसे कुछ भी पूछ ले हम इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसने क्या पूछा है ए टू क्या होता है ए प्लस डी, यही होता है, यानी कि इन दोनों को प्लस करना है, यानी कि हमारी जो वैल्यू है 9। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से। इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 3 × मीडियन बराबर मोड प्लस 2 × मीन, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या हमको निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन ये रही, यानी कि 3 × मीडियन m लिखते हैं बराबर मोड अकेला आएगा, यानी कि 15x प्लस 2 × मीन 2 × 18x। अब 15 और 18 दूनी 36, 15x प्लस 15x प्लस 36x, यहाँ 3m बराबर, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 और 36 51, x बटे 3 बराबर 17x हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि मीडियन की वैल्यू कितनी आई 17। तो ये जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला वैल्यू पुटिंग का था। इसमें इजी तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ये आपका प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर से प्रायिकता। क्या कहा गया है कि 52 कार्ड के पत्तों में से एक पत्ता चुना गया, उसके लाल कलर के फेस कार्ड होने की, यानी कि जिसपे चित्र बना होता है, ऐसा कार्ड होने की प्रायिकता बताइए। तो यहाँ पे हमें केवल दो चीज की जरूरत होती है, किस किस चीज की, एक तो टोटल आउटकम और एक फेवरेबल आउटकम, ठीक। तो टोटल आउटकम यहाँ पे कितने कार्ड है, टोटल 52, और फेवरेबल आउटकम अगर हम फेस कार्ड की बात करें तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, उसमें से 6 लाल होते हैं और 6 काले। तो यहाँ पे हमको किसका बताना है, रेड का। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 6। तो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे पी ई, तो ये आएगा 6/52, यानी कि 2 से दोनों को कट करेंगे तो 3/26। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14, इरेशनल नंबर बताने हैं किस किस के बीच के, √3 और √5 के। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू देख लेते हैं। √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.73, ठीक है, लगभग, और इसकी वैल्यू होती है 2.23 लगभग, ठीक है। और ये रिपीट नहीं होंगी लेकिन टर्मिनेट भी नहीं होने वाली। तो इसके बीच में हमको वैल्यू बतानी है। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहली वैल्यू हमको दी गई है 1.41। तो 1.41 इससे भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 2.3, 2.2 से तो बड़ा होगा, तो इन दोनों से वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। बचा पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन डी। तो इसमें आपने देखा कि हमने ना तो कोई कैलकुलेशन करी ना कुछ, फिर भी हमें करेक्ट आंसर मिल गया। तो आपको एग्जाम में इसी तरह की अप्रोच रखनी है कि कैसे आप सही आंसर को ढूंढ पाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस चैप्टर से दिया गया है आपका, ये दिया गया है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें हमको क्या दिया गया है, एरिया ऑफ सेक्टर हमको दिया गया है 40 पाई, और एंगल दिया गया है कितना 72 डिग्री। तो हमको रेडियस बतानी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया 40 पाई। यहां से हम पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, θ/360। अब थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 72, तो 72 को यहां रख देंगे। 72 से इसको कट करेंगे तो ये जाएगा 5 पे। अब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 40 में, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 200। तो यहां से आर की वैल्यू हमारी आ गई 10√2। कितनी आ गई आर की वैल्यू 10√2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है,
इसमें हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया गया है सर्कल वाले चैप्टर से। अब इसमें हमको क्या बताना है, एंगल ए पी ओ, ये वाला एंगल हमको बताना है। एंगल पी ओ बी हमको कितना गिवन है, 115। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो पता होनी चाहिए। पहला क्या कि अगर सेंटर सेम है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि टेंजेंट पे कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं वो कितने का एंगल बनाती है, 90। ठीक है, ये पता चल गया। अब दूसरा हमको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई ट्राइंगल मेरा है और ये एक्सटर्नल एंगल है तो इसको छोड़ के ये जो दो एंगल होंगे इनका सम इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 90 है, ठीक हमें पता है, तो 90 और इस एंगल का सम मिला के 115 होना चाहिए। तो ये हम ऑप्शन से देख लेंगे 90 में कितना जोड़ेगी 115 आए, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 25 डिग्री। ठीक है, बस इतना सा, ये दो बातें हमको ध्यान रखनी थी कि ट्राइंगल के एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो अपोजिट दो एंगल के सम के बराबर होता है, और अगर सेंटर से किसी टेंजेंट पे अगर हम टच करें या लाइन ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर होती है। बस ये दो पॉइंट हमें याद रखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोला गया है, एक पतंग है, काइट है, जो कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, 150 मीटर की ऊंचाई पर, और जो जमीन से जो एंगल बना रही है उड़ने का वो कितना है, 30 डिग्री। तो हमको ये बता दो कि जो पतंग से जो डोरी की लंबाई है वो कितनी है। तो हमें एक रेशो पता होगा, जब भी 30 का एंगल होता है तो इसका रेशो होता है 1, इसका रेशो होता है √3 और इसका रेशो होता है 2। बस ये रेशो हमको पता होने चाहिए थे, हमको कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको यहाँ पे कितनी वैल्यू दी गई है, 150, यानी कि 1 की वैल्यू 150 दी गई है और 2 की वैल्यू पूछी है, यानी कि जो भी वैल्यू दी गई है उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 300, यानी कि 2 इंटू 150 इज इक्वल टू 150 मीटर हमारी क्या होगी, उस डोरी की लंबाई जिससे पतंग बंधी हुई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है, एक तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई या चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क कैसे लिखते हैं, थीटा अपॉन 360, और जो सरकमफ्रेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चाप की लंबाई या लेंथ ऑफ आर्क हमारी होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है हमको, 20 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू 60 अपॉन पाई, तो थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये सारी वैल्यू हमको इसमें पुट करनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू पाई बाय 60 डिवाइडेड बाय पाई बराबर 20। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120। 120 को 120 से ये कट कर देंगे, 120 से ये कितना आया, थीटा अपॉन 3 डिग्री इज इक्वल टू 20। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका प्रोबेबिलिटी नाम के चैप्टर्स हैं, हिंदी में प्रायिकता। क्या आपसे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है 1 से 20 तक की संख्या है जिसमें से एक संख्या आपको चुननी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो हमको यहाँ जाननी जरूरी है। हमारी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट होती है या प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच, ना तो 0 से कभी कम हो सकती है और ना ही 1 से कभी बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब 0 और 1 किस केस में होंगी, अगर कोई हमारा ऐसा इम्पॉसिबल इवेंट है जो कभी हो ही नहीं सकता, अनिश्चित जिसको बोलते हैं, ऐसी जो प्रोबेबिलिटी होती है जो घटना कभी नहीं घट सकती उनको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। उनकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 0। जैसे अगर हम कोई डाइस को थ्रो करें और उसमें बोलें कि 6 से बड़ा कोई नंबर आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि हम डाइस को थ्रो करें और नंबर 7 मिल जाए, 8 मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे जो इवेंट होते हैं वो कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इनकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, वहीं अगर बात करें श्योर इवेंट की या निश्चित इवेंट की, निश्चित घटना की, ऐसे इवेंट जिनका आना श्योर ही श्योर है। अब अगर कोई डाइस हमने थ्रो किया और हम कह रहे हैं कि 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो डाइस पर 1 से लेके 6 तक ही सारी संख्याएं होती हैं और उसमें से ही कोई आएगी, ये बात निश्चित है। तो यानी कि 100% प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि 1 से 6 तक कोई संख्या आ जाए। तो 100% जहां प्रायिकता हो, पॉसिबिलिटी हो, वहां हम कहते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। तो इसी पे बेस ये क्वेश्चन है। ठीक, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस बेसिक नॉलेज की इसमें जरूरत है। तो हमसे पहला क्या बोला गया है, 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हमको दी गई हैं और बोला गया है किसी भी एक संख्या को चुनने की जो प्रायिकता है वो 1 है। तो पहला ऑप्शन
टोटल आउटकम इसमें कितने होंगे 20 और फेवरेबल आउटकम की बात करें फेवरेबल आउटकम होंगे 1। इसके रेशो यानी कि इसको अगर डिवाइड करें तो ही हमारी प्रायिकता निकलती है। वो कितनी आ रही है 1/20। तो लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दिया गया है ये 1 होगी। तो पहला ऑप्शन यानी कि असर्शन हमको जो दिया गया है वो गलत दिया गया है। दूसरा हमको बोला गया है कि श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है प्रायिकता होती है वो 1 होती है। यानी कि रीजन तो सही है हमारा लेकिन असर्शन गलत है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको बता रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में बोला गया है कि असर्शन जो है वो गलत है लेकिन रीजन क्या है? सही है। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 किस चैप्टर से आपका दिया गया है? ये दिया गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या बोला गया? इफ वी जॉइन टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस वी गेट अ स्फीयर। अगर हम दो हेमिस्फीयर को एक साथ एक दूसरे के ऊपर रखें जो कि सेम रेडियस के हैं तो दो हेमिस्फीयर को जोड़ के एक स्फीयर बनाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। दो आधे आधे स्फीयर को अगर मिला दें तो वो पूरा स्फीयर बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि जो स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया होता है वो दोनों इक्वल होते हैं। और कितने होते हैं? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो हमको सरफेस एरिया दिया गया है ये दिया गया है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। ठीक है। तो यहाँ हमारा रीजन गलत है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। 20 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी। तो आपने देखा इस तरीके से हमने अपना सेक्शन 1 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है ये सेक्शन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।